साल था 1971। जेवियर, एक जवान पत्रकार जिसे अजीबोगरीब चीजों में बहुत दिलचस्पी थी, खुद को मार्बेला के धूप से सराबोर तटों के पास बसे एक विचित्र से गांव में पाता है। उसकी नई कहानी, स्थानीय लोक कथाओं पर एक साधारण सा लेख, उसे इस शांत गांव में ले आई थी। उसे क्या पता था, वह एक ऐसी कहानी से रूबरू होने वाला है जो वास्तविकता के प्रति उसकी धारणा को ही चुनौती देगी। जेवियर एक छोटे से कैफे के बाहर एक पुरानी टेबल पर बैठा था। वह अपनी गाढ़ी कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। उसकी निगाहें अपने दिन बिताते हुए स्थानीय लोगों पर टिकी हुई थीं। चारों ओर शांति का आभास था, जो जेवियर के अभ्यस्त चहल पहल भरे न्यूज़रूम से बिल्कुल विपरीत था। तभी उसने उसे देखा। एक अकेली आकृति एक कोने में बैठी हुई थी, एक ड्रिंक पी रही थी। उसकी आंखें एक अजीब सी चाहत से भरी हुई थी। उस आदमी के हाव भाव के बारे में कुछ ऐसा था जिसने जेवियर को परेशान कर दिया। वह अलग ही तरह का लग रहा था। उसके कपड़े थोड़े पुराने जमाने के थे, लेकिन बड़े करीने से रखे हुए थे। अपनी पत्रकारिता जिज्ञासा को जगाते हुए जेवियर ने बातचीत शुरू करने की उम्मीद से उस आदमी से संपर्क किया। जावियर, एस जावियर, गुड आफ्टरनून। जेवियर ने उस आदमी का अभिवादन किया। उसके स्पेनिश लहजे में गर्मजोशी थी। वह आदमी ऊपर देखा, पहले तो चौंका, फिर उसके चेहरे पर एक कोमल सी मुस्कान फैल गई। एंथनी, एज द मैन, गुड आफ्टरनून, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में किसी ऐसे व्यक्ति की स्पष्ट तान थी जो यहाँ का नहीं था। इस प्रकार उनकी बातचीत शुरू हुई, एक ऐसी बातचीत जो इतनी अविश्वसनीय, इतनी असाधारण कहानी में बदल जाएगी कि यह जेवियर के जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। उस आदमी ने अपना औनिचय दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी भावना झलक रही थी जिसे जेवियर समझ नहीं पा रहा। यह उदासी, आश्चर्य और कुछ और का मिश्रण था, कुछ अविश्वास, जय आर्टिकल। जेवियर ने भी अपना औनिचय दिया, मेज पर बैठ गया। उसकी जर्नलिस्टता वृत्ति जाग उठी। एंथनी, जैसा कि पता चला, नियनायन नहीं, वह स्पेनिश। वह, जैसा कि उसके लहजे से समाफ्त मिलता है, एक अंग्रेज था जो बहुत पहले के समय से आया, 1920 सटीक होने के लिए। जेवियर ने सुना, पहले तो मनोरंजन के आर्टिकल, फिर बढ़ती हुई अविश्वसनीयता के आर्टिकल। जैसे ही एंथनी ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया, एंथनी ने एक ऐसी दुनिया की बात की जो बदलाव के कगार पर थी, एक ऐसी दुनिया जो एक विनाशकारी युद्ध के बाद जूझ रही थी, फिर भी वैज्ञानिक जिज्ञासा से भरपूर है। उन्होंने अपने काम, वास्तविकता के ताने बाने के आर्टिकल, अपने आकर्षण, समय की अवधारणा के आर्टिकल, एक नदी के रूप में लगातार आगे बढ़ते हुए के बारे में बात की। तर्क और तर्क के व्यक्ति, जेवियर ने खुद को संशयवाद और आकर्षण की एक अजीब भावना के बीच फटा हुआ पाया। क्या इस आदमी की कहानी सच हो सकती है? क्या समय की भूल भुलैया को पार करना, वर्षों से उस यात्रा से गुजरना संभव था जैसे इन्हीं अलग अलग भूमि से गुजरता है? एंथनी के शब्दों ने जेवियर के दिमाग में विशद चित्र चित्रित किए। चमकते पीतल, बिजली की गड़गड़ाहट और जटिल मशीनरी के घूमने की छवियों ने उसकी कल्पना को भर दिया, क्योंकि एंथनी ने अपनी रचना का वर्णन किया, एक टाइम मशीन। एंथनी, इट वॉज अ टेस्टामेंट टू माई जीनियस, a culmination of years spent poring over equations, sketching diagrams, and piecing together components in my makeshift laboratory. मशीन ऐसी थी जैसी जेवियर ने कभी सोची भी नहीं होगी। ये इनई चिकना, भविष्य का यंत्र न एन था, बल्कि गियर, तारों और वैक्यूम ट्यूबों का एक आर्टिकल मंजस्य था, जो भविष्य के बारे में बीते युग की दृष्टि का प्रमाण। Anthony, I felt exhilaration as I threw the final switch. The surge of energy coursed through the machine, and I felt untethered from the flow of time. The world dissolved around me, replaced by a blinding light, a sensation of falling through a bottomless abyss. जेवियर ने सुना, उसकी कलम उसके नोटपैड पर तेजी से लिख रही थी। एंथनी के आर्टिकल धारण दावे के हर विवरण को पकड़ रही है। वह जानता था तब भी कि दुनिया इस कहानी का उपहास उड़ा सकती। ब्रॉडकिन एंथनी के आचरण में कुछ, उनकी आवाज में ईमानदारी जेवियर के दिल को छू गई, जिससे वह विश्वास करने के लिए मजबूर हो गया। जब रोशनी कम हुई और एंथनी को होश आया, तो उसने खुद को उस दुनिया से बिल्कुल अलग पाया जिसे उसने पीछे छोड़ दिया। उसके 1920 के लंदन की इनबलस्टोन वाली सड़ोफम और गैस लैंप गायब हो गए थे। उनकी जगह कांच और स्टील की विशाल संरचनाओं ने ले ली थी। सड़ीनन पर ऐसे वाहनों की आवाजाही थी जो उसने पहले कभी न देखे थे। एंथनी ने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उसके सपनों से वने तकनीक द्वारा संचालित है। उड़ने वाली मशीनें आसमान से उड़ती हैडन, लोग बहुत दूर से तुरंत संवाद करते थे, और ज्ञान एक बटन के सोंच पर आर्टिकलेनी से उपलब्ध। Anthony, yet amidst this dazzling display of progress, I felt a profound sense of displacement.
people went about their lives at a frantic pace, their faces glued to small glowing devices. They spoke of things I barely understood: global networks, digital realities, artificial intelligence. The world had advanced, yes, but at what cost, I wondered. भाग 5, प्रगति का ठंडा दिल। जितना अधिक मैंने देखा, उतना ही मुझे यह आर्टिकल्स हुआ कि भविष्य, जबकि तकनीकी रूप से उन्नत था, कुछ मौलिक मानवीय संबंध में कमी हैड। लोग अपनी अपनी खोवुड़न में इतने डूबे हुए थे, अपने उपकरणों पर इतने निर्भर थे कि वे मानवीय संगों के सरल आनंद को भूल गए थे। बातचीत संक्षिप्त और व्यावहारिक थी, वास्तविक भावना से रहित। रिश्ते क्षण भंगुर थे, डिजिटल ईथर में जाली और भुला दिए गए। मानवीय सोच की गर्मुलशी, आर्टिकल जा हंसी का सुकून, सच्ची संगति का सुकून, ऐसा लग रहा था कि इस बहादुर नई दुनिया में सब कुछ फीका पड़ गया। एंथनी, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के सरल सुखों को पसंद करता था, इस ठंडे कुशल समाज के बीच ऑ ऑफ ब्रॉडपन की जबरदस्त भावना महसूस करता। वह अपने समय के अनिश्चित स्थलों और ध्वनियों के लिए तरस रहा था, मानवीय संबंध की गर्मउल्शी के लिए जो इस बांझ भविष्य में अनुपस्थित लग रहा। भाग 6, अतीत पर वापस। घर के लिए एक बेताब तड़प से प्रेरित होकर मैंने अपने समय पर लौटने का रास्ता खोजा। मैंने खुद को उस जगह पर वापस खींचते हुए पाया जहां मैं भौतिक हुआ था, ठीक उसी जगह पर जहां मैं अब जेवियर के आर्टिकलित बैठा। भारी मन से मैंने टाइम मशीन के रिटर्न मैकेनिज्म को सक्रिय कर दिया। दुनिया एक बार फिर भंग हो गई। समय के माध्यम से गिरने की अनिश्चित सनसनी ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैं अपनी प्रयोगशाला में वापस आ गया था। हवा में ओवल्डन की गंध और अभी भी सक्रिय मशीन की गूंज है। मैं वापस आ गया था। ब्रॉडकिन में हमेशा के लिए बदल गया। वह अपने आर्टिकलित भविष्य की यादें ब्रॉड कर आया था, जो विस्मयकारी और वनिशान करने वाली दोनों हैड इन एक ऐसा भविष्य जिसने उसे इशारा किया और उसे डरा दिया। उन्होंने अपने अनुभवों को आर्टिकल झा करने की इंशिश की अनियंत्रित प्रगति के संभावित नुकार्टिकलनों की चेतावनी देने के लिए ब्रॉडकिन उनके शब्दों को अविश्वास के आर्टिकलित मिला, एक पागल व्यक्ति की बकवास के रूप में खारिज कर दिया गया। भाग आर्टिकुलेट, संशयवादी और आस्तिक। मैंने सुना, मेरा दिमाग दौड़ रहा था। भौतिक के आर्टिकलित काल्पनिक को समेटने की इंशिश कर रहा। मैंने एंथनी की जांच की, धोखे के किसी भी समवफत की तलाश में, मनगढ़ंत कहानी की किसी भी झलक की तलाशीन। ब्रॉडकिन मुझे कुछ नयन मिला। उसकी आवाज में एक कच्ची ईमानदारी थी, उसकी आंखों में एक भेद्यता थी जो मेरे आर्टिकल हिस्स ध्वनित होती हैड। मैं गहराई से जानता था कि एंथनी ने अपने कहे हर शब्द पर विश्वास किया। उसने कुछ आर्टिकल धारण देखा था, कुछ ऐसा जिसने तर्क और तर्क को चुनौती दी, कुछ ऐसा जिसने ब्रह्मांड की हमारी समझ की नींव को ही चुनौती दी। जेवियर अपनी जर्नलिस्टता अखंडता से बंधे हुए जानते थे कि वह एंथनी की कहानी को यूं ही खारिज ना कर सकते। उसे कम से कम जिसकी पुष्टि करने का प्रयास करना था, सबूतों के कुछ टुकड़े खोजने थे जो एंथनी के दावों का समर्थन करेंगे। भाग 8, समय में एक लहर। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद जेवियर को एंथनी की कहानी का समर्थन करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। फिर भी मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका कि एंथनी की कहानी में आंख से मिलने से ज्यादा कुछ था, और इसलिए 1920 के समय यात्री एंथनी की कहानी ने एक छोटी स्वतंत्र पत्रिका के पन्नों पर अपनी जगह बनाई।